Hello friends, this is Sar Kashyap and welcome back to Perchim. In last class we discussed MCQs based on this year's budget and in this class also हम बजट 2022-23 पे बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे. बजट is a very important topic from the perspective of each and every central and state exams. So इसलिए हम बजट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, so you all are welcome to Percham app. There we have created for you a complete GA course which has been created in a comprehensive manner. There you would get static GK, polity, history, geography, economics as well as science. यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे. इधर आप एक कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हैं. इंडिविजुअल कोर्स हर एक सब्जेक्ट के अवेलेबल है, बीट साइंस, बीट इकोनॉमिक्स, बीट जियोग्राफी, बीट हिस्ट्री, बीट पॉलिटी और बीट स्टैटिक जीके. सो जिस किसी की भी आपको नीड है वो आप वहां से ले सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को. सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन. सो क्वेश्चन था, गिफ्ट सिटी इज सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ, यू हैव फोर ऑप्शंस. ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी हुगली. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साबरमती रिवर, क्योंकि गिफ्ट सिटी साबरमती रिवर के किनारे है. गिफ्ट सिटी के रिगार्ड में हमने पहले डिस्कस कर लिया था, बट स्टिल एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं. गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी. इट इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी विद डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल मास्टर प्लानिंग, and it is located on the banks of Sabarmati River. It would connect business capital Ahmedabad to the political capital Gandhinagar of Gujarat state. Got it? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ. एंड पहला क्वेश्चन है, यूनियन बजट 2022-23 हैज एक्सटेंडेड ECLGS अप टू. हमने लास्ट क्लास में ECLGS की मीनिंग समझी थी कि ECLGS है क्या. अब आपसे पूछा जा रहा है कि ECLGS को कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, किस समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है. फोर ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए मार्च 2022, बी मार्च 2023, सी मार्च 2024, डी मार्च 2024. So the correct answer is option B, March 2023. ECLGS क्या था? It was a scheme launched as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan package announced in May 2020 to mitigate the distress caused by coronavirus-induced lockdown by providing credit to different sectors, especially micro, small and medium enterprises. ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी. बेसिकली ECLGS एक ऐसी स्कीम थी जो कोविड के टाइम लाई गई थी एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, सो दैट जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, स्पेशली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वो अपने आप को ग्रो कर पाए, वो बाउंस बैक कर पाए. ठीक है. इसके अंदर क्या है कि 100% गारंटी कवरेज प्रोवाइड की जाती है बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी टू बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि लोन्स प्रोवाइड करेंगी. एंड इस स्कीम को मार्च 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. तो ये सारे फैक्ट्स, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, CPACE announced in budget 2022-23 is, चार ऑप्शंस हैं आपके पास. A body to be established for speedy winding up of companies, a body to be established for expediting agro produce, a body to be established for speedy clearance to startups, a body to be established for speedy administration. So what's the correct answer? CPACE क्या है? The correct answer is option A. CPACE is a body which is to be established फॉर स्पीडी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज. यानी ऐसी कंपनीज जो बंद होना चाहती हैं, जो बंद होने के कगार पे हैं, वो जल्दी जल्दी बंद हो जाएं, जल्दी जल्दी अपने ऑपरेशंस को खत्म कर लें. उन चीज में हेल्प करने के लिए, इस प्रोसेस को एक्सपीडिट करने के लिए, इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए CPACE करके बॉडी बनाई जाएगी. ऐसा अनाउंसमेंट सरकार ने किया है इस साल के बजट पे. तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. पेस मतलब ही होता है स्पीड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, एज पर बजट 2022-23 इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है, वो कहां स्थापित किया जाएगा. ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी NCT ऑफ दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश. सो इन चारों में से कहां इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को सेटअप किया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गुजरात. एंड गुजरात में कहां? गिफ्ट सिटी पे. ठीक है. सो गिफ्ट सिटी में ही इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को डेवलप किया जाएगा, उसको सेटअप किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनियन बजट 2022.
दो स्टेटमेंट्स है, इन दो स्टेटमेंट्स को आपको समझना है एंड आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से सही है। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रमोटेड थ्रू आउट द कंट्री, यानी हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे पूरे भारत पे। सेकंड, इनिशियल फोकस इज ऑन फार्मर्स लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलोंग रिवर गोदावरी, यानी जो नेचुरल फार्मिंग है उसका इनिशियल फोकस कहां होगा, गोदावरी रिवर। ठीक है, सो कौन सा स्टेटमेंट यहां सही है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इस साल के बजट पे सरकार ने कहा है कि वो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेगी पूरे भारत में, लेकिन इनिशियल फोकस गोदावरी रिवर पे नहीं होगा, इट वुड बी ऑन गंगा रिवर, यानी जो गंगा किनारे जो 5 किलोमीटर तक की जमीनें हैं, 5 किलोमीटर तक की जो स्ट्रेच है ना गंगा का, उधर इनिशियली नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, ना कि गोदावरी पे। सो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। Therefore, the correct answer is option A 1 only. So आपको हर एक वर्ड को अच्छे से देखना है क्वेश्चन पे, तभी आप एक राइट आंसर चूज कर पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे हुए होंगे जिन्होंने ऊपर ऊपर पढ़ लिया होगा 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलोंग रिवर गोदावरी, एंड थोड़ा बहुत अच्छे से देखा नहीं होगा कि गोदावरी लिखा है, गंगा नहीं लिखा है, एंड उन्होंने ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 चूज कर लिया होगा, एंड अल्टीमेटली गलत हो गया उनका आंसर। बट आपको अच्छे से आराम से देखने हैं क्वेश्चंस को। सो गोदावरी नहीं, आंसर क्या होगा, गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हैज बीन गिवन फाइनेंशियल आउटले ऑफ। सो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, उसको कितना फाइनेंशियल आउटले दिया गया है, कितना पैसा दिया गया है? ऑप्शन ए 500 करोड़, बी 900 करोड़, सी 1400 करोड़, डी 2000 करोड़। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 1400 करोड़। So it has been provided with a financial outlay of 1400 करोड़। ये क्वाइट फैक्चुअल है, बट ये आपको पता होना चाहिए। अब ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है क्या? ये है हमारी बेतवा रिवर, ये है हमारी केन रिवर, इन दोनों को लिंक करने का प्रोजेक्ट है, इसी को हम बोल रहे हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसके लिए सरकार ने 1400 करोड़ रुपए दिए हैं, एंड अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो होगा क्या, करीब 9 लाख हेक्टेयर की जो फार्मर्स लैंड है उसको इरिगेशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होगी। क्वेश्चन नंबर 6, कवच समटाइम्स सीन इन न्यूज इज। ये कल भी ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, अब आज तो बनना ही चाहिए। क्या है कवच? ऑप्शन ए मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन बी एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क, ऑप्शन सी फाइटर प्लेन, ऑप्शन डी कोविड वैक्सीन फॉर न्यूबॉर्न बेबी। सो व्हाट इज इट? कवच क्या है? वो एक एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क है। ठीक है, सो ये कवच के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो हमने कल भी डिस्कस की थी। कवच बेसिकली है क्या? इट्स अ ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, एंड इसको इंडिया ने खुद डेवलप किया, यानी कि एक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है। इसके थ्रू किया क्या जाएगा कि जो ट्रेन के बीच कोलिजन्स होते थे उनको रोका जाएगा, एंड बेसिकली ये है क्या, इट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड आरएफआईडी डिवाइसेस। आरएफआईडी डिवाइसेस यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, इनको इंस्टॉल किया जाता है लोकोमोटिव्स में, ट्रैक्स पे, एज वेल एज इन सिग्नलिंग सिस्टम। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनियन बजट 2022। पहला, ई पासपोर्ट्स विद एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टू बी रोल्ड आउट, यानी हम ई पासपोर्ट्स इशू करेंगे। सेकंड, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर आईटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। सो लैंड रिकॉर्ड्स को एक टेक्नोलॉजिकल वे में मैनेज करने के लिए क्या किया जाएगा, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसी कुछ प्रोजेक्ट लाया जाएगा, जहां हर एक जमीन को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। जैसे हर एक इंडिविजुअल को हमारे देश पे यूनिक नंबर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड, है ना, इन दैट सेम वे हर एक जमीन के टुकड़े को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। एंड सो होगा क्या कि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होंगे वो अच्छे से मेंटेन हो पाएंगे, ऐसा सरकार प्लान कर रही है। सो कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ सही है बजट के हिसाब से? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी 8th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रेजेंटेड द बजट 2022 इन द पार्लियामेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस साल का बजट किसने पेश किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। इसका करेक्ट आंसर क्या है?
निर्मला सीतारमन। इस पे तो कोई मतलब डाउट ही नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है, सो ऑब्वियस सी बात है वही प्रेजेंट करेंगी बजट को। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन बजट 2022। सो दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, data centers and energy storage systems to be given infrastructure status. Second, sovereign green bonds to be issued for mobilizing resources for green infrastructure. पहले स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो डाटा सेंटर्स है और जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। दूसरा ये बोल रहा है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे आरबीआई द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा, सो दैट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा सके, फंड्स को मोबिलाइज किया जा सके। सो कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट हैं? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। इस साल के बजट पे सरकार ने कहा है कि डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने ये कहा है कि वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च करेगी ताकि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स को मोबिलाइज किया जा सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? अब नोट करने वाली बात यह है कि यहां ये नहीं पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया, बट ये पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। सो चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए सी डी देशमुख, बी आर के शनमुखम शेट्टी, सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आर के शनमुखम शेट्टी। आर के शनमुखम शेट्टी इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड इन्होंने इंडिया का पहला मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। एंड वन मोर थिंग, इंडिया का पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने, कब? अप्रैल 7, 1860 को। ठीक है, सो ये दोनों फैक्ट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। इंडिया का पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने, बट इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पेश किया था आर के शनमुखम शेट्टी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, who holds the record for delivering the longest budget speech in India, यानी कि भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? सबसे लंबा बजट पे भाषण किसने दिया है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, बी अरुण जेटली, सी इंदिरा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, एंड शी वाज द वन who delivered the longest budget speech in India. Nirmala Sitharaman holds the record for delivering the longest budget speech in India. While presenting the Union Budget 2020-21, she spoke for 2 hours and 42 minutes, breaking her previous record of July 2019 speech. So सबसे लंबा रिकॉर्ड निर्मला सीतारमन के नाम पे है। जब वो 2020-21 का बजट पेश कर रही थी तब उन्होंने करीब 2 घंटे 42 मिनट तक भाषण दिया था, और ये इंडिया के इतिहास का सबसे लंबा बजट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, Who was the first prime minister to present the union budget? ये क्वाइट स्टैटिक क्वेश्चंस है, बट आपको पता होने चाहिए। यानी कि पूछ क्या रहा है कि केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। इन जनरल होता क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है बजट को, बट कई बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर्स ने भी बजट प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, सो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजीव गांधी, डी नन ऑफ द अबव। So what's the correct answer? The correct answer is option B Jawaharlal Nehru. He was the first prime minister to present the union budget. ठीक है। So जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा बहुत है। Former Prime Minister Jawaharlal Nehru was the first PM to present the union budget for the financial year 1958 to 59. Other than Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi were the only prime ministers to have presented the budget during their respective administration. In short, जो गांधी फैमिली के प्राइम मिनिस्टर्स थे, सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने बजट को पेश किया है, बीट जवाहरलाल नेहरू, बीट इंदिरा गांधी, बीट राजीव गांधी। ठीक है, और किसी और प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी बजट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, कभी भी बजट को प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनियन बजट। पहला स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी अवॉर्डेड इन 2022-23 for 80 रोपवे प्रोजेक्ट्स ऑफ 60 किलोमीटर लेंथ, यानी कि 80 कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे रोपवे प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि जो कि होंगे 60 किलोमीटर लेंथ के। ठीक है, ये बोल रहा है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है
ECLGS to be extended up to March 2023. So कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ सही है वो आपको क्लियर करने हैं. ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी none of the above. So what's the correct statement? The correct answer is option B 2 only. पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही गलत है क्योंकि 80 रोपवे प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाएंगे इस साल, केवल और केवल 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए जाएंगे. ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है. 8 और 80 में तो बहुत अंतर होता है ना. सो पहला हमारा गलत है एंड सेकंड स्टेटमेंट विदाउट एनी डाउट हमारा सही है. इसके बारे में हमने 2-3 बार पढ़ लिया कि ECLGS को मार्च 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. As per budget 2022-23, how many आंगनवाड़ीज is to be upgraded to सक्षम आंगनवाड़ीज? बजट 2022-23 के अनुसार कितनी आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेड किया जाना है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास. 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख. So what's the correct answer? The correct answer is option B 2 लाख, यानी कि 2 लाख आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी में कन्वर्ट किया जाना है, अपग्रेड किया जाना है. अब आंगनवाड़ी और सक्षम आंगनवाड़ी में डिफरेंस क्या है? सक्षम आंगनवाड़ी आर अ न्यू जनरेशन ऑफ आंगनवाड़ीज दैट एम्स टू अपग्रेड आंगनवाड़ीज विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑडियो विजुअल एड्स. यानी एक ऐसे आंगनवाड़ी होंगे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा होगा, जहां ऑडियो विजुअल एड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि समवट एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाएगी. इनको पावर किया जाएगा क्लीन एनर्जी से ताकि कंडक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए. एंड जो आउटले है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम के लिए जो कि इंटीग्रेटेड है, उसके लिए कितना है? करीब 20,263 करोड़ का आउटले प्रोवाइड किया गया है. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल पोस्ट ऑफिसेस टू बी इंटीग्रेटेड टू द कोर बैंकिंग सिस्टम? सो कोर बैंकिंग सिस्टम में कितने परसेंट पोस्ट ऑफिसेस को इंटीग्रेट करने का प्लान सरकार बना रही है? ऑप्शन ए 10%, B 25%, C 50%, D 100%. So what's the correct answer? The correct answer is option D 100%. अब ये कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है? आजकल जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स है वो सारे कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, बट पोस्ट ऑफिस नहीं जुड़े हैं. एंड सरकार जो है पोस्ट ऑफिस को एक बैंक्स की तरह डेवलप करने की कोशिश कर रही है. तो वो क्या करना चाहती है कि जितने भी पोस्ट ऑफिस है हमारी कंट्री में उन सभी को वो कोर बैंकिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करेगी. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 100%. क्वेश्चन नंबर 16. इंडिया एम्स टू अचीव 280 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर बाय, यानी भारत देश जो है हमारा वो 280 गीगावाट की सोलर पावर कब तक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? ऑप्शन ए 2025, बी 2030, ऑप्शन सी 2050, ऑप्शन डी 2100. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? So the correct answer is option B 2030. In other words, जो हमारी भारत सरकार है, जो हमारा भारत है वो ऐसा चाहता है कि 2030 तक हम 280 गीगावाट की सोलर पावर जनरेट करें. ठीक है, एंड अगर हम ये ड्रीम अचीव करते हैं, वैसे हम कर ही लेंगे, तो एक बहुत ही बड़ा कदम होगा टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2022-23, टोटल एक्सपेंडिचर इन 2022-23 एस्टिमेटेड एट, यानी जो बजट है उसका एस्टिमेट कितना रखा गया है इस साल का? ऑप्शन ए ₹34.83 लाख करोड़, ऑप्शन बी 37.7 लाख करोड़, सी 39.45 लाख करोड़, डी 48.55 लाख करोड़. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? क्वाइट फैक्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ₹39.45 लाख करोड़. सो इस साल का जो बजट है उसमें एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट है 39.45 लाख करोड़ का. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. हाउ मेनी टाइम्स निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड द बजट इन पार्लियामेंट टिल द बजट 2022-23, यानी जो निर्मला सीतारमन है, जो हमारी आज फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कितनी बार बजट पेश किया है आज तक, ये पूछ रहा है. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, आरआरबी में, तो आपको पता होना चाहिए. ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4. तो कितने बार निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 4. सो एज ऑफ नाउ निर्मला सीतारमन ने 4 बजट पेश किए हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनियन बजट। स्टेटमेंट 1 है, इन 2022-23 states will be allowed a fiscal deficit of 4% of GSDP। GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो स्टेट को अब 4% फिस्कल डेफिसिट अलाउ किया जाएगा। 2, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रूपी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग 2022-23, यानी डिजिटल रूपी को आरबीआई इंट्रोड्यूस करेगा इस साल। ठीक है, सो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही है? विच इज और आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि सरकार ने इस साल अनाउंस किया है कि जो भी स्टेट्स है उनको अब 4% का फिस्कल डेफिसिट अलाउ किया जाएगा। ये समवट एक बेटर स्टेप है। इससे क्या होगा, स्टेट्स को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो है बट वो और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी हमारा सही है क्योंकि आरबीआई इस साल डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, डैश पायलट प्रोजेक्ट्स टू बी सेट अप फॉर कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स फॉर इंडस्ट्री। उद्योग के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले को रसायनों में बदलने के लिए डैश पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, यानी कितनी पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 10, डी 20। ये एक बहुत ही अंदर वाला क्वेश्चन है, अगर आप बजट को अच्छे से पढ़ोगे तभी ये बनेगा। सो इसका सही आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी 4 पायलट प्रोजेक्ट सरकार लॉन्च करेगी फॉर कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स फॉर द इंडस्ट्री। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, एवीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स इज रिलेटेड टू। सो जो एवीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स है वो किस चीज से रिलेटेड है? इस टास्क फोर्स का मेंशन किया गया था इस साल के बजट पे। ऑप्शन ए एनिमेशन, बी विजुअल इफेक्ट्स, सी गेमिंग, डी कॉमिक, ई ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो एवीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स है वो इन चारों फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, ए मतलब है एनिमेशन, वी मतलब है विजुअल इफेक्ट्स, जी मतलब है गेमिंग एंड सी मतलब है कॉमिक। सो इसको प्रमोट करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाएगी सरकार, ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इन फील्ड्स में फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने वाली हैं जो कि इंडिया के फेवर में हो सकती हैं। ओके, सो एवीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स क्या है? एन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स टू बी सेट अप टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर। ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनियन बजट 2022-23। पहला, any income from transfer of any virtual digital assets to be taxed at the rate of 30%, यानी कि वर्चुअल डिजिटल असेट जैसे कि क्रिप्टो कॉइन, वर्चुअल कॉइन, उनसे आपको कोई भी इनकम होती है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 30%। ये पहला स्टेटमेंट है। एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या है? लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, यानी कि अगर आपको वर्चुअल डिजिटल असेट पे इनकम होगी तब आपको 30% लगेंगे, लेकिन अगर आपको लॉस होगा तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को लॉस हो रहा है तो आप जो है मेरे से टैक्स, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो कौन से स्टेटमेंट यहां सही है? विच इज और आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट से कुछ कमा रहे हो तो आपको 30% सरकार को देना होगा, लेकिन लॉस हुआ आपको तो सरकार को कोई मतलब नहीं है आपसे। ठीक है ना, तो अगर आप प्रॉफिट पे हो तब सरकार आएगी आपसे पैसा लेने, बट अगर लॉस पे हो ना तो सरकार को कोई लेना देना नहीं है आपसे। ये चीज क्लियर कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज रिफर्ड टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम बजट बजट बोलते रहते हैं ना, बट बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो बजट वर्ड को किस नाम से जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। सो ये जो टर्म है वो कहां लिखा हुआ है, किस आर्टिकल पे लिखा हुआ है? ए आर्टिकल 108, बी आर्टिकल 101, सी आर्टिकल 115, डी आर्टिकल 112। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर्टिकल 112, एंड इस आर्टिकल के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म का मेंशन है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू बी ब्रॉट आउट फॉर सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशंस एट स्केल इन अर्बन एरियाज, यानी अर्बन एरियाज में चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस नॉट टू बी अलाउड इन द गिफ्ट सिटी, यानी जो गिफ्ट सिटी बन रही है हमारे गुजरात में साबरमती नदी के किनारे, वहां फॉरेन यूनिवर्सिटीज और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। सो विच इज और आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि सरकार ने ऐसा प्लान किया है कि वो अर्बन एरियाज पे चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करेगी, क्योंकि सरकार और पूरी दुनिया समझ चुकी है कि जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है। आजकल आप देखते हो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल्स आ रही हैं, ठीक है, और फ्यूचर में इनका ही ट्रेंड रहेगा। तो इन चीजों को एकोमोडेट करने के लिए हमें चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे। तो सरकार उस नीड को समझ रही है एंड उन्होंने एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी रोल आउट की है, जिसके तहत वो चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करेंगे अर्बन एरियाज पे। सो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया जाएगा, यहां लिखा था नॉट टू बी अलाउड। तो गिफ्ट सिटी एक वर्ल्ड क्लास सिटी होने वाली है। अब आप वर्ल्ड क्लास सिटी में वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ नहीं करोगे तो वो वर्ल्ड क्लास सिटी कहां से बनेगी? तो यहाँ आप लॉजिक भी लगा सकते थे, है ना। सो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लास्ट क्वेश्चन है हु प्रेजेंटेड बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है। चार ऑप्शन है आपके पास, जवाहरलाल नेहरू, बी निर्मला सीतारमन, सी मोरारजी देसाई, डी इंदिरा गांधी। सो इसका जो भी आंसर होगा वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। सो राइट डाउन द आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। गॉट इट। इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन यानी ETS 04 में हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 से क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे। सो डू रीड द इकोनॉमिक सर्वे, उनके हाइलाइट्स आप पढ़ लो, सो दैट आपसे अगले सेशन के क्वेश्चन आंसर बने, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से कई सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं मेनली इन UPSC एंड अदर सेंट्रल एग्जाम्स। सो प्रिपेयर कर लेना इनको एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, bye bye, have a good day and take care.